Hello friends, hi, this is Apurva and I welcome you to my YouTube channel Civil's Tube. I hope you all are doing good. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम हमारी जो MPG की सीरीज़ चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने परमार डायनेस्टी तक देख लिया था। परमार डायनेस्टी में हमने राजा भोज को एज अ पर्सनैलिटी देखा था। परमार डायनेस्टी तक हर चीज़ कवर करी थी। उसके पहले हमने प्रतिहार डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी देखा था। अब ये जो चंदेल डायनेस्टी थी और परमार डायनेस्टी थी ये कंटेम्प्रेरी थी। इसके अलावा इनकी कंटेम्प्रेरी दो डायनेस्टीज़ और थी। तो ये जो दो डायनेस्टीज़ हैं आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। एक कलचुरी डायनेस्टी थी ऑफ चेदी, इसके अलावा कच्छ पघाट डायनेस्टी। इन दोनों डायनेस्टी को आज हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में हमारा 13th सेंचुरी AD तक का जो टाइम पीरियड है मध्य प्रदेश का वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट रहा और मध्य प्रदेश के स्टेट्स पे उसका क्या इम्पैक्ट था। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज कलचुरी डायनेस्टी के बारे में। कलचुरी डायनेस्टी का रूल कहाँ था, कैसा था, ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो कलचुरी डायनेस्टी थी इसका जो रूल था ये स्टार्ट हुआ था त्रिपुरी से। त्रिपुरी एक प्लेस है जो कि प्रेजेंट डे तीवर के नाम से जानी जाती है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। इनको कलचुरी ऑफ त्रिपुरी या कलचुरी ऑफ चेदी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कलचुरीज का जो रूल था वो किस एरिया में था। ठीक है, तो आपको इसके आंसर में त्रिपुरी वाला एरिया लिखना होगा। सेकेंड चीज़ ये 3 मार्कर में डायरेक्ट बन सकता है कलचुरीज के बारे में। ठीक है, तो डिटेल में देखना ये सारी चीज़ें। अब इनका जो रूल था वो था 7th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी AD तक। पहले ये फ्यूडेटरीज थे राजपूट्स के, उनके सबॉर्डिनेट के रूप में काम करते थे। उसके बाद में ये सोवरेन स्टेट के रूप में इमर्ज होके आए, जैसे कि परमार्स और चंदेल्स आए थे। ठीक है, मेन रीजन था इनके रूल का चेदी रीजन, जो कि प्रेजेंट डे बघेलखंड वाला जो रीजन है, अनूपपुर, शहडोल ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जबलपुर, ढिंडोरी ये वाला जो पार्ट है वहाँ पे इनका रूल था। इनकी जो कैपिटल थी वो थी त्रिपुरी। ये जो डायनेस्टी है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो अब ये जो डायनेस्टी है इसका ओरिजिन एक अनसर्टन है, नहीं पता कि इनका इमर्जेंस कैसे हुआ। ऑल्दो कुछ थ्योरीज कनेक्ट करती है इनको कलचुरी ऑफ महिष्मती से। ये कलचुरी ऑफ महेशमती कौन थे? जो हमने है डायनेस्टी पढ़ी थी महेशमती की, उन्हीं से रिलेटेड थी ये कलचुरीज। कलचुरी ऑफ महेशमती से कनेक्शन मानते हैं ये कलचुरी ऑफ त्रिपुरी या कलचुरी ऑफ चेदीज। ठीक है, अब ये डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किसने किया? तो इस डायनेस्टी के जो फर्स्ट किंग थे, जो फाउंडर किंग थे, वो सोर्सेस के हिसाब से कोकाला वन थे। क्या नाम था इनका? कोकाला वन। इनका टाइम पीरियड था 850 AD से लेकर 885 AD के बीच का। ठीक है, अब आप यदि ये टाइम पीरियड आपको याद हो, थोड़ा सा हिस्ट्री याद हो, तो आपको याद होगा कि उस समय क्या चल रहा था। गुर्जर, प्रतिहार और राजपूट्स इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी उस समय मध्य प्रदेश के रीजन में। ठीक है, और उसी समय ये जो कोकाला वन थे इनने कलचुरी को एज अ फ्यूडल डेवलप करना स्टार्ट करा। अब आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में आपको कलचुरीज का रीजन दिख रहा है। काफ़ी बड़ा एरिया ये कवर करते थे, बघेलखंड वाला एरिया। ऊपर भी इनका रूल ये सतना, दमोह, रीवा वाला जो रीजन है वहाँ तक पहुँच चुका था। और ये यहाँ से ये जो छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है यहाँ पे इनकी एक ब्रांच का रूल इस्टेब्लिश हो गया था। अब ये जो कोकाला वन थे इनके टाइम पे इन्हें कलचुरी डायनेस्टी को स्ट्रेंथन किया त्रिपुरी वाले रीजन में। ठीक है, ये सबॉर्डिनेट के तौर पे काम करते थे ऑफ राजपूटा। राजपूटास का मेन रूल कहाँ था? तो राजपूटास का मेन रूल था बेसिकली साउथ के रीजन में। बट राजपूत डायनेस्टी क्या थी, अपना कंटिन्यूसली चेक रखती थी पाल डायनेस्टी के ऊपर और प्रतिहार डायनेस्टी के ऊपर, और इसलिए इन्होंने अपने कुछ फ्यूडिटरीज, कुछ सबॉर्डिनेट्स को अपॉइंट किया था मालवा वाले रीजन में भी, और कलचुरी डायनेस्टी का जहाँ रूल था चेदी वाले रीजन में वहाँ पे इन्हें परमार्स को अपने सबॉर्डिनेट के तौर पे गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया था। यहाँ पे इन्होंने किसको अपॉइंट किया था? यहाँ पे इनको अपॉइंट किया था कलचुरीज को। ठीक है, अब बाद में अपने रिलेशंस अच्छे करने के लिए जो कोकाला थे इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था चंदेल्स के साथ। चंदेल्स का रूल इस एरिया में था। चंदेल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी इमर्ज होकर आई थी।
ठीक है, ये सारी डायनेस्टी कंटेम्प्रेरी थी। इनके जो स्ट्रॉन्गेस्ट किंग थे वो लगभग एक ही टाइम पे इमर्ज हुए थे, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता आपको कुछ कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखने मिलेंगे। जैसे कि अब आप देखेंगे गंगे देव के बारे में, तो ये गंगे देव का जो टाइम पीरियड है ये है 1015 से लेकर 1041 एडी तक। अब ये जो टाइम पीरियड है आपको इसको देखकर कुछ याद हो रहा होगा, इसी समय हमने विद्याधर के बारे में पढ़ा था जो कि चंदेल किंग थे, और इसी समय हमने राजा भोज के बारे में पढ़ा था। राजा भोज का जो टाइम पीरियड था अराउंड 1010 एडी से लेकर 1055 एडी तक था, और इनका टाइम पीरियड था 1015 से लेकर 41 एडी, और इसी तरीके से विद्याधर का भी यही टाइम पीरियड था। तब मोहम्मद गजनवी कंटिन्यूसली इंडिया पे अटैक कर रहा था। ठीक है, अब जो गंगे देव जो किंग थे इस समय पे जो कलचुरीज थे वो अपने ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल पावर पे थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी के रूप में इमर्ज होकर आई थी। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इनके टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी के रूप में इमर्ज होकर आई थी, क्योंकि इन्होंने अपने जो टेरिटरी थी उसको काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिया था मोहम्मद गजनवी के अगेंस्ट। ठीक है, उस समय मध्य प्रदेश में 3 डायनेस्टीज़ थी और तीनों डायनेस्टीज़ के काफ़ी इंपॉर्टेंट किंग्स का रूल था, और तीनों ने ही अपनी जो टेरिटरी थी उसको मोहम्मद गजनवी से काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया। चंदेल के जो किंग थे विद्याधर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया। गंगे देव जो कि कलचुरी किंग थे चेदी वाले एरिया के, इन्होंने भी अपने रीजन को प्रोटेक्ट किया मोहम्मद गजनवी से, और उधर राजा भोज थे मालवा वाले रीजन में, उन्होंने भी अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, अब यदि हम गंगे देव की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट किंग है, इनसे रिलेटेड आपको छोटे छोटे फैक्ट्स पता होने चाहिए। डायरेक्ट आ जाएगा 3 मार्कर में गंगे देव, तो आपको इनके बारे में कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। 5 मार्कर में सीधे आ सकता है राइट अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गंगे देव। ठीक है, तो आपको इनके कुछ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, इनकी लाइफ के बारे में कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने इशू करे थे कॉइन्स, डिफरेंट मेटल्स के कॉइन्स इशू करे थे जिनका अलग अलग वेट था, अलग अलग साइज था। इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। इन्हें गोल्ड के, बेस गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के कॉइन्स इशू करे थे। इसके अलावा इन्होंने एक टाइटल लिया था जिसका नाम था त्रिकालिंगाधिपति। ठीक है, क्या टाइटल लिया था इन्होंने? त्रिकालिंगाधिपति, लॉर्ड ऑफ त्रिकालिंगा। ये टाइटल था गंगे देव का। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, एग्जाम में सीधे आ सकता है। कुछ टाइटल्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किंग्स लेते हैं, हर कोई वो टाइटल नहीं लेता, उसमें से ही ये एक टाइटल है, इसलिए सीधे MCQ भी बन सकता है। और यदि 3 मार्कर में आता है तो आप ये लिख सकते हो कि गंगे देव ने ये टाइटल लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे लक्ष्मीकरण के बारे में। लक्ष्मीकरण जो है ये ग्रेटेस्ट किंग थे कलचुरी डायनेस्टी के। गंगे देव एक मोस्ट पावरफुल किंग के रूप में इमर्ज होकर आए थे, बट जो मोस्ट फेमस किंग थे इस डायनेस्टी के वो थे लक्ष्मीकरण, जो कि गंगे देव के ही बेटे थे। इनका टाइम पीरियड था 1041 से लेकर 1073 एडी तक। ठीक है, इनको करण के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी थे। इनने चक्रवर्तीन का टाइटल लिया था, इनने चक्रवर्तीन का लिया था, गंगे देव ने लिया था त्रिकालिंगाधिपति का। ठीक है, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द डाउनफॉल ऑफ परमार्स इन द मालवा रीजन। ठीक है, जो मालवा रीजन के जो परमार्स थे उसके किंग थे राजा भोज, उनके असैसिनेशन में इन्हें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था। ठीक है, और जो परमार डायनेस्टी का जो डाउनफॉल हुआ था उसमें इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। इन्होंने जो राजा भोज थे उनको घेर लिया था। अब कैसे घेरा था? इन्होंने राजा भोज को इस तरफ से घेर लिया था, और यहाँ पे सोलंकी डायनेस्टी का रूल था इस समय। ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी और कलचुरी डायनेस्टी, इन दोनों ने मिलकर राजा भोज को घेर लिया और फाइनली उनको मार दिया। ठीक है, तो लक्ष्मीकरण और एक भीमावन, ये भीमावन कौन थे? ये चालुक्य या सोलंकी किंग ऑफ गुजरात थे। इन दोनों ने मिलके राजा भोज को एनसर्कल कर लिया और उसके बाद में इनको मार दिया। इसके अलावा इन्होंने जो परमार जो किंगडम था उसके कुछ एरिया को कैप्चर भी किया था। आफ्टर द रेन ऑफ लक्ष्मीकरण, ये जो लक्ष्मीकरण जो किंग थे ये लास्ट ग्रेटेस्ट किंग थे इस डायनेस्टी के। इसके बाद में जो कलचुरी डायनेस्टी थी इसका डिक्लिनेशन स्टार्ट हो गया था।
आप ही देख रहे हैं इनका टाइम पीरियड था 1041 से लेकर 1073 एडी तक। इसके बाद में 1100 आते आते मोहम्मद गौरी का इन्वेजन्स इंडिया पे काफ़ी सारे होने लगे। फिर इसके बाद में मोहम्मद गौरी आ गए मुस्लिम इन्वेजन्स के बाद में, और फिर दिल्ली सल्तनत का रूल स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे ये जो कल्चुरी डायनेस्टी थी वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होती रही, और 100 साल बाद ये डायनेस्टी फिर नहीं रही। ठीक है, अब इस डायनेस्टी की जो दूसरी ब्रांच थी वो हम कल्चुरी की जो दूसरी ब्रांच थी वो रतनपुर जो प्लेस है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है यहाँ पे कल्चुरीज की एक ब्रांच का रूल था। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये डायनेस्टी, कुछ फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जाम में मेनली जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे लक्ष्मीकरण से रिलेटेड, या लक्ष्मीकरण से रिलेटेड राजा भोज के एसेसिनेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या तो क्वेश्चन आ सकते हैं गंगे देव से, वो इम्पॉर्टेंट किंग है क्योंकि उनके टाइम पे 17 एक्सपेडिशंस हुए थे मोहम्मद गजनवी के, और उन्होंने अपनी टेरिटरी को उनसे सेफ रख पाए थे, तो वो इम्पॉर्टेंट किंग हो जाते हैं। इससे ज़्यादा एज सच इस डायनेस्टी में कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब जो नेक्स्ट डायनेस्टी है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है कच्छ पगहाट डायनेस्टी। अब ये जो कच्छ पगहाट डायनेस्टी है इनका जो रूल था ये था 10th और 12th सेंचुरी एडी में। कच्छ पगहाट का मतलब क्या होता है? बड़ा डिफिकल्ट सा नेम है। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कच्छ पगहाट। तो कच्छ पगहाट का मतलब होता है टोर्टाइस किलर। जो टोर्टाइस जो कछुआ होता है उसको जो मार सके उनको बोला जाता है कच्छ पगहाट। ठीक है, ये क्या थे? ये वासल्स थे और प्रतिहार एंड चंदेल्स, मतलब कि ये फ्यूडेटरीज थे, प्रतिहार्स के भी और फिर बाद में चंदेल्स के भी। हमने देखा था कि पहले प्रतिहार्स का रूल था, प्रतिहार्स के बाद में चंदेल्स जो थे वो भी प्रतिहार्स के ही फ्यूडेटरीज थे, फिर बाद में चंदेल्स एक सोवरिन स्टेट के रूप में इमर्ज होकर आया, और शायद इन्हीं के अंडर ये कच्छ पगहाट ऐसा फ्यूडेटरी होंगे, और बाद में इन्होंने अपने जो एरिया को एक सोवरिन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अब ये कच्छ पगहाट का रीजन कौन सा था? इनके रूल का मेन रीजन था प्रेजेंट डे ग्वालियर वाला। ठीक है, हम देखते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ विद्याधर, ये जो विद्याधर थे ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग थे चंदेल डायनेस्टी के, चंदेल किंगडम के बहुत इम्पॉर्टेंट किंग थे। इनके बाद में है ना जो ये डायनेस्टी थी वो वीक होने लगी कंटिन्यूसली। इस समय हमने देखा कि मुस्लिम इन्वेजन्स हो रहे थे, 17 इन्वेजन्स हुए थे इंडिया पे मोहम्मद गजनवी के, जिसके कारण ये डायनेस्टी भी धीरे धीरे चंदेल डायनेस्टी वीक होने लगी। और इसी चीज़ का एडवांटेज उठा के कच्छ पगहाट डायनेस्टी ने अपने आप को एक सोवरिन स्टेट डिक्लेयर कर दिया, और अब कुछ मैट्रिमोनियल अलायंसेस वगैरह कर लिए दूसरे किंगडम्स के साथ। ठीक है, और ये 10th सेंचुरी एडी आते आते काफ़ी पावरफुल किंग्स के रूप में इमर्ज होकर आ गए। ये इनकी स्टोरी थी। ऑल्दो ये डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि किस एरिया में इनका रूल था। इम्पॉर्टेंट ये है इनसे रिलेटेड कि इनका आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। इनने काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए हैं, काफ़ी चीज़ें इनके समय पे बनी हैं। आर्ट आर्किटेक्चर में नए नए तरीके के स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से स्टार्ट हुआ था, तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है ये उसी फील्ड में है। अब जब हम इस डायनेस्टी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि डायनेस्टी 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई थी। अब क्या थी ये ब्रांचेस? एक थी ग्वालियर ब्रांच, एक थी दूपकुंडा ब्रांच। ये चांदोप करके प्लेस है, प्रेजेंट डे ग्वालियर से 76 किलोमीटर दूर है ये प्लेस। यहाँ पे इनका रूल था दूपखंड का। ठीक है, ये दूपखंड वाले एरिया में। एक इनका जो ब्रांच थी वो उनका रूल स्टार्ट हो गया था नरवर, जो कि नलपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्वालियर ब्रांच। ग्वालियर ब्रांच के जो प्रोमिनेंट किंग थे वो थे लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण किंग थे, फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के। इनके जो सक्सेसर थे वो थे वज्रदामन। वज्रदामन ने जो ग्वालियर वाला रीजन था उसको कैप्चर कर लिया था प्रतिहार से। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वज्रदामन ने जो ग्वालियर था उसको कौन सी डायनेस्टी से कैप्चर किया था? तो प्रतिहार ऑफ कन्नौज से इन्होंने ग्वालियर को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और वज्रदामन को मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी माना जाता है।
ठीक है। सबसे पावरफुल राजा के रूप में ये इमर्ज हुए थे कच्छ पगार डायनेस्टी के। वज्रदामन, इनका नाम याद रखना, 3 मार्कर में क्वेश्चन बन सकता है इनके बारे में। 5 और 11th मार्कर में तो नहीं बन सकता, बट 3 मार्कर में डेफिनेटली वज्रदामन पे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनके रेन के टाइम पे हुई वो थी सास बहू टेम्पल। ठीक है, सास बहू टेम्पल का जो इंस्क्रिप्शन है वो बोलता है लक्ष्मण वॉज द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर। लक्ष्मण जो थे वो फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के। अब हम देखते हैं कि जो मोहम्मद गजनवी थे, इन्होंने इन्हीं के टाइम पे अटैक करा था। 1021 AD पे अटैक करा था ग्वालियर में, और ग्वालियर को सरेंडर कर दिया था उस समय पे इस डायनेस्टी ने। किसको सरेंडर कर दिया था? मोहम्मद गजनवी के सामने। मोहम्मद गजनवी ने कब इन्वेजन करा था? तो 1021 AD में इन्वेट करा था। ठीक है, ये इस जो ग्वालियर ब्रांच है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो इसके इंपॉर्टेंट किंग थे वो थे वज्रदामन। वज्रदामन ने ग्वालियर को कैप्चर किया था प्रतिहार ऑफ कन्नौज से। जो वज्रदामन है वो मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ दिस डायनेस्टी कहलाते हैं। इसके अलावा जो सास बहू जो टेम्पल है उसमें एक इंस्क्रिप्शन है जिससे हमको पता चलता है कि जो लक्ष्मण थे वो एक फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर के रूप में थे इस डायनेस्टी के। हमको ये भी पता चलता है कि जो मोहम्मद गजनवी थे इन्होंने 1021 AD में ग्वालियर पे अटैक कर दिया था, और यहाँ के जो किंग्स थे उन्होंने उनके सामने सरेंडर कर दिया था। और उस समय किसका रूल था? तो कच्छ पघाट डायनेस्टी का रूल था। अब हम देख लेते हैं इनके दुपकुंडा वाली जो ब्रांच है उसके बारे में। ये जो एरिया है दुपकुंडा, ये 76 किलोमीटर दूर है ग्वालियर से। यहाँ पे इनकी दूसरी ब्रांच का रूल स्टार्ट हुआ। अब हमको कैसे पता चलता है इनके रूल के बारे में? तो बेसिकली एक इंस्क्रिप्शन मिलता है हमको दुपकुंडा से जिसमें इन डायनेस्टी के किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये जो इनकी दुपकुंडा वाली ब्रांच थी उसके जो किंग थे उसके फर्स्ट किंग का नाम था युवराजा, दूसरे का नाम था अर्जुन, अभिमन्यु, विजयपाल, विक्रम सिम्हा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकता है कि अर्जुन या अभिमन्यु कौन सी डायनेस्टी के किंग थे, या MCQ में आ सकता है, या सीधे आ सकता है कच्छ पघाट डायनेस्टी, या युवराज आ सकता है, कोई भी वर्ड आ सकता है। 3 मार्कर में MCQs में बड़े क्वेश्चंस नहीं बनेंगे यहाँ से, या तो MCQ बनेगा या तो 3 मार्कर बनेंगे। तो आपको इनके नाम अच्छे से याद होना चाहिए। अब जो इनकी नेक्स्ट ब्रांच है वो है नरवर नलपुरा वाली ब्रांच। ठीक है, ये भी रीजन मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब इस डायनेस्टी के मतलब ये वाला जो इनका ब्रांच था इस डायनेस्टी का, कच्छ पघाट डायनेस्टी का, वो भी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये याद रखिए कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें 3-4 किंग्स हैं जिनके नाम मेंशन्ड है इस डायनेस्टी के। उनका नाम था गगन सिन्हा, शारदा सिम्हा, वीर सिम्हा। वीर सिम्हा वर द सम ऑफ द इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं पता। इनकी जो ग्वालियर ब्रांच है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1021 AD में तब मोहम्मद गजनवी ने अटैक करा, उस समय उन्होंने सरेंडर कर दिया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस डायनेस्टी से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जो फील्ड है उसमें, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जो डायनेस्टी थी ये पेट्रोनाइज करती थी शैव धर्म को और वैष्णविज़्म को। शैविज़्म और वैष्णविज़्म के पेट्रोनेज थे ये, और टॉलरेंट थे ये टुवर्ड बौद्धिज़्म और जैनिज़्म। ठीक है, इस समय काफ़ी अच्छे टेम्पल्स बने थे। ग्वालियर, मोरेना, दतिया वाला ये जो रीजन है यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल मिलते हैं इस डायनेस्टी से रिलेटेड। सबसे पहले है सास बहू टेम्पल। ये जो सास बहू टेम्पल है ये ग्वालियर में है। हमको पता चलता है कि जो महिपाल है इन्होंने 2 ग्रांट्स दिए थे इस टेम्पल को बनाने के लिए। ठीक है, तो सास बहू टेम्पल ये कच्छ पघाट डायनेस्टी के टाइम पे ही बना है। इसके अलावा एक मठ
करके जो प्लेस है, मोनेस्ट्री कहते हैं, कड़वाहा करके एक प्लेस है अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे है। ये भी काफ़ी सुंदर बनी हुई है, इम्पॉर्टेंट प्लेस है। इसके अलावा एक 64 योगिनी टेम्पल है मोरेना का। दिस टेम्पल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इसी डायनेस्टी ने बनाया था। कहा जाता है कि जो हमारा इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसका डिज़ाइन इसी टेम्पल से लिया गया है, 64 योगिनी टेम्पल ऑफ मोरेना। इसके बाद में काकन मठ एक टेम्पल है, सिहोनिया करके प्लेस है मोरेना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे। ठीक है, तो मोरेना के दो मिलते हैं हमको, काकन मठ और 64 योगिनी टेम्पल। इसके अलावा एक मठ है इनका, कड़वाहा करके प्लेस है अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे। और इनका सास बहू टेम्पल, ये सास बहू टेम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट MCQ बनता है कि जो सास बहू टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, especially noted for their art and architecture. This line is very important. कच्छ पघाट डायनेस्टी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो है उनके समय का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, तो ये जो हमारा लेक्चर था वो यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने ज़्यादा तो नहीं था, ये दो डायनेस्टी थी, कलचुरी और कच्छ पघाट डायनेस्टी, इनके बारे में यही था जानने के लिए। अब जो हमारा मध्य प्रदेश की हिस्ट्री स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी मोहम्मद गौरी के बाद में। जो स्लेव डायनेस्टी थी उनका जो रूल था उस समय क्या इम्पैक्ट पड़ा, फिर उसके बाद में जो खिलजी डायनेस्टी थी उसका क्या इम्पैक्ट रहा, किस तरीके से उनने MP की जो टेरिटरी थी उसको दिल्ली सल्तनत का पार्ट बनाया, और किस तरीके से जो मध्य प्रदेश के जो पार्ट थे जैसे मालवा सल्तनत के रूप में एक सोवरेन स्टेट के रूप में इमर्ज हुआ। तो ये सारी चीज़ों को हम अब आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। और प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।